ग्रास नली में पहुंचता है जिसका नाम क्या है, ग्रासिका। घबराना नहीं है, एक एक डायग्राम आपको अलग अलग भी मिलेगा। अब ग्रास नली के बाद ये भोजन कहां पहुंचता है, आमाशय में। इसमें भोजन कितना समय तक रहता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आप यहां एक, है ना, एक डायग्राम अपने माइंड में फिट कर लो, सब माइंड में रखो। क्या है कि भोजन सबसे पहले कहां पहुंचता है, तो भोजन सबसे पहले पहुंचता है मुख में, है ना, मुख गुहा में। फिर इसके बाद भोजन कहां पहुंचता है, कहां पहुंचेगा, ग्रसनी में। ग्रसनी का ही भाग होता है निगल द्वार। फिर इसके बाद भोजन कहां पहुंचेगा, ग्रास नली में पहुंचेगा। ग्रास नली से भोजन फिर कहां पहुंचता है, तो ग्रास नली के बाद भोजन पहुंचता है अमाशय में, है ना। इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अमाशय के बाद भोजन कहां पहुंचेगा, तो फिर इसके बाद पहुंचता है छोटी आंत में, है ना। किस में पहुंचता है, छोटी आंत में। फिर इसके बाद भोजन कहां पहुंचेगा, बड़ी आंत में। इसके बाद कहां पहुंचेगा, इसके बाद एक होता है मल द्वार, जहां से अपचित भोजन बाहर निकल जाते हैं, है ना। वहां से अपचित भोजन बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो भी अंग इसमें दिख रहा है ना आप सबको, ये सब है आहार नाल के प्रमुख भाग। क्या ये आहार नाल के प्रमुख भाग। अब कोई कहेगा कि सर जी इसमें अग्नाशय कहीं नहीं दिखा, दिखेगा, अग्नाशय दिखेगा, लीवर दिखेगा, आपको सब पढ़ाया जाएगा। लीवर जो है किससे जुड़ा है, अग्नाशय किससे जुड़ा है, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आने वाला है क्या होगा, मुख। सबसे पहला टॉपिक इसमें कौन सा आएगा, मुख। अब इस मुख में क्या क्या आपको जानना है, ध्यान से सुनिए इसके बारे में, कि मुख के बारे में होता है जिभ। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जिभ। और क्या होता है, दांत। और इसके साथ में क्या होती है मुख के अंदर, लार ग्रंथिया। क्या होता है, लार ग्रंथिया। इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना, सबके बारे में पढ़ना है। सुनाई दिया क्या, किसके बारे में, जीव, दांत, लार, ग्रंथिया, सबके बारे में पढ़ना है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, याद है क्या, याद है, सबसे पहले आपको बताए थे हम पाचन तंत्र के बारे में, है ना। क्या बोले थे इसमें, आहार नाल, क्या बोले थे, आहार नाल, पाचक ग्रंथियां, पाचन क्रिया मिल करके आहार नाल का निर्माण करती है। देखिए यहां इस बात को लिखा गया, सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाता है। भोजन पचाने के लिए जो विशेष अंग होता है क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। आहार नाल इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी इसमें 3 अंग कौन कौन सा ध्यान में रखना है, आहार नाल, है ना, और कौन सा, पाचक ग्रंथियां, फिर इसके बाद पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अच्छा, आहार नल का लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर, है ना, सेंटीमीटर नहीं, 8 से 10 मीटर। हम लोग का पूरा लंबाई कितना है, पूरा लंबाई कितना है, 1.5 से 2 मीटर, क्या यही ना होगा, लगभग में इतना। और इसका लंबाई कितना है, 8 से 10 मीटर। अब आप कहिएगा कि फिर कैसे है, इस 1.5 से 2 मीटर शरीर में 8 से 10 मीटर लंबाई का आहार नल किस प्रकार से है, तो ये कुंडलित है भाई साहब। कैसा संरचना है ये, कुंडलित है, कुंडलित, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुंडलित रचना जो है किस प्रकार से होता है, यहाँ आपको दिखाएंगे अभी। देखिए यहाँ ये आहार नाल का ही भाग है ना, छोटी आंत, ये कैसे इसमें कुंडलित है, देखिए घुरचुआइल है इसमें, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है कुंडलित रूप में होता है। तो जिसे आपको ये बता दिया गया कि ये जो अंग होंगे आहार नाल की से संबंधित अंग होंगे। अब इसके बारे में और भी जानकारी क्या रखना है, तो आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। यहां से शुरू होगा, लास्ट कहां तक, मल द्वार तक, है ना। यानी मुख में खाएंगे, बहुत सारा प्रोसेस है उसमें पचाने का। अब जो नहीं पचा फिर बाहर निकालने का भी रास्ता होता है। तो मुख से शुरू होता है, मल द्वार तक फैला होता है। ये बात किसका है, पाचन तंत्र का है। फिर इसके बाद हम लोग किसके बारे में आप पढ़ेंगे, मुख के बारे में। किसके बारे में,
मुख के बारे में पढ़ेंगे। अब मुख में क्या क्या होता है ये सब ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए मुख में क्या होगा, मुख में क्या होगा, अभी आपसे कुछ समय पहले बताए थे कि मुख के अंदर होता है जैसे कि दांत, और क्या होता है जीभ, और क्या होता है लार ग्रंथियां, है ना, दांत जीभ लार ग्रंथियां। तो सबसे पहला जो इसमें भाग होगा क्या होगा, दांत होगा। अब बहुत सारा बच्चा जो है कंफ्यूजन में रहता है, कारण कि उसको गलत ही बता दिया जाता है। आज हम भी बोलेंगे तो आपको कहीं डाउट होगा कि सर जी आप कैसे बता रहे हैं ये। ध्यान से सुनना, कोई बनावटी बात नहीं है, जो रियल है ऐसा ही होता है। दांत जो है दो तरह का ही होता है। फर्स्ट में जो है अस्थाई दांत, पहले बात सुन लो, बात सुन लो, बाद में कुछ करना। पहला जो नाम है अस्थाई दांत, और दूसरा नाम क्या है अस्थाई दांत। अच्छा, इसको किसी को पहले किसी को बाद में बोल सकते हैं, चूंकि प्रकार है तो नाम किसी को पहले बता सकते हैं, किसी का बाद में बता सकते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अस्थाई दांत और अस्थाई दांत, आपने नाम सुना था क्या इसका, बताओ जल्दी से। नहीं सुना था तो यहां जान लो पहले। ये क्या है, दांत दो तरह का है, अस्थाई दांत और कौन सा अस्थाई दांत। अस्थाई दांत किसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो अस्थाई दांत वह है जो जन्म के बाद निकलता है। जन्म के बाद तो सारे दांत निकलते हैं, यही बोलोगे ना, सुन लो पहले। तो जन्म के बाद निकलता है, और इसको हम लोग जो है दूध का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं। जन्म के बाद ही निकलता है, और इसको क्या बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं। और यह लगभग 12 वर्ष तक, कितना, 12 वर्ष तक, है ना, रहता है 12 वर्ष तक। आप सुने होंगे दूधा का दांत, ये टूट जाते हैं ना ये, इसलिए इसको क्या बोले हैं अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जो है 12 वर्ष तक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं, है कि नहीं। और इसकी संख्या कितनी होती है ये भी याद रखो, 20। इसकी संख्या कितनी होती है, 20 दांत ऐसे होंगे जो अस्थाई दांत होंगे। कितने दांत होंगे, अस्थाई दांत कितने होंगे, 20 होंगे। इसकी संख्या जो है क्या होगी, 20 होगी। इसके बाद जो अस्थाई दांत है, इसको बोलते हैं इसे कि वयस्क व्यक्तियों का यह दांत है, और इसकी संख्या 32 होती है। पहले दांत के बारे में सही से जान लो आप, है कि नहीं। दांत दो तरह के होंगे, एक अस्थाई दांत होगा, दूसरा अस्थाई दांत होगा। अस्थाई दांत का मतलब वे दांत जो बहुत ही कम समय में टूट जाते हैं, बचपन में ही आते हैं, बचपन में ही चले जाते हैं, है कि नहीं। उस समय बच्चे जब खेलते हैं ना, कोई मार देता है, ले फाइट, दांत गया, है ना, लेकिन फिर दांत आ जाता है। यानी ये जो अब दांत जाएंगे ना, ये दूध का दांत, फिर दोबारा दांत आपका आ जाएगा। लेकिन जब ये दांत जाएगा ना भाई साहब, ये नहीं आएगा। यदि अब हमारा ये दांत टूट जाए ना, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये अस्थाई दांत है। कौन सा दांत है, ये अस्थाई दांत है। अस्थाई दांत की संख्या कितना, 32 होती है। अस्थाई दांत की संख्या कितना, 12 होता, सॉरी 20 होता है। 12 वर्ष तक बताया गया था, तो इसकी संख्या कितना है, 20। इस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो ध्यान रखिएगा 52। पूरी जानकारी के साथ पढ़ो, एक एक बात को समझो आप लोग, है ना, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे कि सर जी आप जो बताए थे ना, हमको नहीं जानकारी था, क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो छोड़ गया, कोई बताया ही नहीं था। तो जब बताया जा रहा है पढ़ लो ना, है पढ़ लो। यहां देखो क्या बताया आपको कि दांत दो तरह का, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जन्म के बाद आएगा, इसको दूध का दांत बोलते हैं, 12 वर्ष तक टिकेगा, इससे पहले ही गायब हो जाता है ये। इसकी संख्या 20 होती है ना। इस पर थोड़ा कम भी बरस चलाओ ना तो कोई दिक्कत ना है, आखिर उसको टूटना ही है। अब इसका मतलब ये ना है कि आज से बरस करना छोड़ दो, है बरस करना सब, आपका तो उम्र ज्यादा हो गया होगा। है? इसके बाद देखो अस्थाई दांत
को हम क्या बोले, जब अस्थाई दांत टूट जाते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं उसका नाम क्या है, अस्थाई दांत। वयस्क व्यक्तियों में दांतों की संख्या कितनी, 32 होती है। और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? ये दांत जो है कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। अब ये कौन कौन सा 4 गो प्रकार है ये भी आप लोग को बताएंगे, है ना। और इसकी संख्या कैसे निकालिएगा ये भी आपको बताया जाएगा। यहां देखिए एक फिगर आपके सामने दिख रहा होगा, ये है ना, ये हाँ इसी फिगर है ये। डरिएगा मत भाई साहब, पढ़ना है, जानना है इसमें दांत कैसे, आप देखिए कैसे है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, दांतों की संख्या 32 है, गिन सकते हो आप, है दांतों की संख्या कितनी है, 32। और हमारे भी दांतों की संख्या जो है 32 ही है। इसका मतलब ये मत सोचिए कि हम अपना ही डायग्राम लगा दिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब। याद देखिए, तो इसमें दांत देखिए आप, ये जो आगे वाला ये जो दांत दिख रहा है ना, ये आगे वाला कितना दांत, 4 गो, 4 ऊपर का 4 नीचे का। ये जो दांत है इसी को बोलते हैं क्या है, कृंतक या कर्तनक। कृंतक भी बोलते हैं या कर्तनक भी बोलते हैं, तो कृंतक आप बोल सकते हो। तो कृंतक दांत ऊपर में 4 गो, नीचे में भी कितना होता है, 4 गो। यानी कृंतक दांत की संख्या कितना है, 8 गो है। ऊपर का 4 दांत, नीचे का भी 4 दांत, कितना हो गया, 8 दांत। इसके नीचे जो दांत है कृंतक के नीचे, वो अभी कृंतक ही कहलाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे 8। इसके बाद जो दांत होता है रदनक होता है। क्या होता है, रदनक होता है। अब यहां देखिए, है ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। यहां जो ये दांत दिख रहा है ना, ये एक इस साइड का एक इस साइड का, ऊपर में 2 दांत नीचे में 2 दांत, यानी ये कितना दांत हो गया, आप गिन लो, 1 1 2 और 2 नीचे का भी होगा 4। रदनक दांत की संख्या कितना है, 4। ये अस्थाई दांत के प्रकार है, कृंतक, रदनक। इसके बाद भी होता है अग्र चवर्णक। क्या होता है, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर। फिर इसके बाद क्या होता है, चवर्णक। अब यहां देखो, तो ये जो अग्र चवर्णक है यहां से 2 दांत गिनो यहां। अब इसके साइड के 2 दांत और इधर भी 2 दांत। बात समझ में आ रही है, दांत देखो यहां, तो 2 यहां दांत है, 2 यहां है, 2 2 4, नीचे भी 4 होंगे, जिसे ऊपर है वैसा ही नीचे है ना। अब यदि आपका टूट गया हो तो उसका तो गारंटी हम नहीं लेंगे। 32 दांत होने चाहिए आपके, 32 दांत है तो आप काउंट करो इसे। तो 2 यहां है, 2 यहां है, 2 2 4, 4 नीचे हो जाएंगे। यानी अग्र चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसके साइड में देखो यहां से 3 दांत है, ये इधर भी क्या है, 3 दांत है। 3 3 6 हो गए दांत, और नीचे भी 6 होंगे। अब इस प्रकार से दांतों की संख्या इसका जो है कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। टोटल काउंट कीजिए कितना हो गया, 8 4 12 और 8 कितना, 20, 20 12 कितना, 32। तो ये जो दांत है ना, ये अस्थाई दांत है। अस्थाई दांतों की संख्या कितना, 32 होता है? कितना होता है, 32। और इस 32 दांत को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। कौन कौन सा, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ये है भाग। अब इसमें भी जानेंगे कृंतक का काम क्या है, कुतरने का। ये क्या करता है, कुतरने का काम करेगा, काटेगा, है ना, काटेगा। वो जिस नहीं होती है ये चूहिया, चूहा बोल लो, कहा जाता है चूहा बोल लो, है जब वो काटता है किसी चीज को, कुतरता है ना, एकदम महीन महीन करता है। तो ऐसा ही इस दांत का काम है कुतरने का, कुतरेगा भाई साहब, है ना। आप जब किसी को दांत से काटते हो तो क्या करते हो, किस दांत का उपयोग करते हो, इस साइड वाला, आगे से पकड़ लेते हैं। यानी ये वाला दांत है कृंतक, ये काटने का काम करेगा, कुतरने का काम करेगा। और ये रदनक, अरे भाई साहब ये तो नुकीला होता है, ये तो फाड़ने का काम करता है। ये जो साइड वाला दांत है ना, ये नुकीला होता है, ये नुकीला होता है ना। ये जो दांत है ये क्या होता है, नुकीला होता है। ये आप देखे होंगे
जो जानवर होते हैं ना, जो मांसाहारी जानवर है, उनमें यही दांत जो है लंबा लंबा होता है। ये मांसाहारी जंतुओं का पहचान कैसे आप कर सकते हैं? तो ये जो दांत होगा ना, लंबा लंबा होगा, बड़ा बड़ा होगा, ताकि वह किसी जंतु को आसानी से फाड़ सके। और ऐसा ही दांत जो है ना, ये राक्षसों का होता था, इससे, है ना, डरावना एकदम। बात समझे? पहले हम लोग को मिलता भी था खिलौना में, इसे पहन लेते थे लोग, फिर डराते थे लोग किसी को, वाह ऐसे बोल करके है ना। तो ये जो दांत है, ये दिखा क्या? ये जो दांत है, ये फाड़ने का काम करता है। अच्छा बताओ, आपको यदि रोटी दिया जाए तो क्या करोगे? यहां से काटोगे ना, इसे काटोगे, फिर साइड में यदि ले गए तो उसको फाड़ेंगे, फिर अगल बगल ले गए तो उसको क्या करेंगे? चबाएंगे और पीसेंगे। यानी इस दोनों का काम है चबाना और क्या करना? पीसना। दोनों का काम है चबाना और क्या करना? पीसना। अब इस तरह से इसका काम भी आपको बता दिया गया। कृंतक कुतरने का काम करेगा, रदनक फरने का काम करेगा, और चवर्णक चबाता है, पीसता है। चवर्णक भी चबाता है और पीसता है। तो चबाने पीसने का काम इसका है। अब यदि आप जल्दबाजी में है, भोजन सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उसका तो भाई हम गारंटी नहीं लेंगे। हम तो एकदम सबका यूज करते हैं भाई। देखो ये दांत, दिखा कितना साफ है? क्यों साफ है? सबसे काम लिया करो, है ना, नहीं तो जंग लग जाती है हथियारों में। जिस हथियारों से काम नहीं लिया जाता है, उससे जंग लग जाती है। और जिस दांत से काम नहीं लीजिएगा, दांत कमजोर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब खाली कामे लो, इसको साफ सफाई ना करो। साफ सफाई नहीं करोगे तो दंत अस्थि क्षय हो जाएगा। तो साफ करना भी जरूरी है ना। दांतों का साफ सफाई भी क्या है? जरूरी है। अब इस पर और भी चर्चा करना है भाई, है ना। तो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अब वही चीज आपको बोले थे ना, जल्दबाजी में भोजन मत किया करो। नहीं तो कितना को देखते हैं ना, कहीं चला गया, कहीं रिसेप्शन में कोई फंक्शन है, अब आगे वाला भाई साहब बैठे हैं खाने के लिए, पीछे से एगो चेयर लेके खड़ा है कि जल्दी खाओ कि हम अब बैठे। अब बेचारा क्या करेगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में तो सोचेगा अब कैसा हूं पेट भरे। अब उससे वैसा क्या होता है कि एक बार काटा, दो बार पीसा, तीसरा बार में निकल गया। अब ये जो फाड़ने वाला दांत है, ये देख रहा है कि अब हमारा बारी आएगा, बारी आएगा, उसका बारी ही नहीं आता है। काटा, पीसा, दो बार, निकल गया। अब यहाँ दांतों से जो लोग कम काम लेते हैं ना, अंदर यहाँ जो है ज्यादा काम करना होता है। फिर है, फिर अंदर में बीमारी जो है पालना हो जाएगा, फिर पालना पड़ेगा आपको। तो दांतों से काम लिया करो, है ना। भोजन को चबाओ, है ना, चबा चबा करके इतना चबाओ, इसमें से लार ग्रंथियां भी निकलती है ना, फिर भोजन को सानने में मदद भी करती है। चलिए यहां तक किसी को डाउट नहीं ना है? तो कृंतक जो दांत है 8 गो है, रत्नक 4 गो है, अग्र चवर्णक 8 गो है, चवर्णक 12 गो है। टोटल 32 दांत। इसका 4 प्रकार जो है आपको बता दिए। कुतरने, फाड़ने, चबाने, पीसने का इसका क्या है? काम है। इसके बाद और भी इसमें बात जानकारी रखना है, और भी बात है इसमें। क्या बात है? यहां देखिए, दांतों के बारे में ही। दांत का जो ऊपरी हिस्सा है, दांत का जो क्या है भाई साहब? दांत का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये दांतों का जो ऊपरी हिस्सा, ये है ना, ये कठोर होता है, मजबूत होता है। ये दांत का जो ऊपरी हिस्सा है, ये क्या होता है? मजबूत होता है ना, कठोर होता है ये। तो ये जो मजबूत होता है, इसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं इसको? इनामेल। और जो इसके अंदर का भाग होता है, ये कमजोर होता है, जिसको बोलते हैं डेंटाइन। नाम क्या है? डेंटाइन। ये कमजोर होते हैं, इनामेल मजबूत होता है। कभी कभार ऐसे व्यक्तियों में देखा जाता है, कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि दांत के सफाई पर विशेष ध्यान ही दे देते हैं, है ना, ज्यादा ध्यान दे देते हैं। अब इतना ना उसको रगड़ देते हैं कि ये जो ऊपर वाला इनामेल है हट जाता है ना। इनामेल का जो परत है दांतों पर, वो हट जाता है। जब इनामेल हट जाता है, ये दांत जो है, दांतों में जो इनामेल है जब हट जाता है, दांत पतला हो जाता है, फिर कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा फिर दांत। पानी पीजिएगा, फिर आपको जो है झंझनाहट जैसा महसूस होने लगेगा।
दांतों में कमजोरी आ जाएगी, दंती अस्थि क्षय भी हो सकता है फिर। तो अब ऐसा भी नहीं है कि दांत पर जो है एकदम ब्रश जो है कस के घिस रहे हैं। ब्रश करने के तरीके हैं, 2-4 मिनट के अंदर जो है चारों साइड ब्रश घूम जाना चाहिए, ये चीज होता है। तो दांत के जो ऊपरी भाग है इनामेल की बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है ऊपर वाला भाग या नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग मजबूत होता है और नीचे वाला भाग थोड़ा कमजोर होता है। तो इनामेल डेंटाइन, इनामेल और डेंटाइन के बारे में भी जानकारी रखना है कि दांत की ऊपरी भाग जो है इनामेल की बनी होती है और आंतरिक भाग डेंटाइन की बनी होती है। और ये जो है दांत के जो 4 प्रकार थे उसी का बात किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में बात, तो दांत के बारे में। किसके बारे में, दांत के बारे में। ठीक है, तो दांत के बारे में आपको ये सब जानकारी रखना है। ये मनुष्य का पाचन तंत्र में दांत का भी एक स्थान है, भोजन जब करेंगे तो इसका भी यूज किया जाता है। तो ये 4 तरह के हैं जिसका नाम है कर्तनक या कृंतक बोल सकते हैं, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अगर इसी को इंग्लिश में बोलना है यदि आपको, है ना, इसी को यदि अंग्रेजी में बोलना है तो आप बोल सकते हैं इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। ये 4 दांत है। ठीक है, अब यदि इसमें कहिएगा तो ये जो प्रीमोलर है ये भी चबाने पीसने का काम करता है। और ये जो है छोटे बच्चों में नहीं होता। छोटे बच्चों में आपको बोले थे ना कितने दांत होते हैं, चलिए फिर से एक बार सुन लीजिए। छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 20, है ना, 20 दांत होते हैं। और वयस्क व्यक्तियों में कितने होते हैं, 32। अच्छा, दांत का फॉर्मूला भी आपको यदि लिखना होगा, ये भी पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हो आसानी से। कैसे लिख सकते हैं, यहां देखिए। तो सबसे पहले एक बात ये समझ लो कि ऊपर के दांत नीचे के दांत दोनों एक ही जैसे होंगे, सेम टू सेम। होता है ना एक वर्ड हम लोग में, सेम टू सेम है। तो ये वाला जिसे ऊपर वाला दांत है वैसा ही नीचे वाला दांत होगा। अब यहां देखिए, इसको आपको जो है बीच से यहां से भी बांट देना है ना। ये वयस्क व्यक्तियों के बारे में हम बता रहे हैं, दांत का सूत्र है ना, बांट देना। कैसे निकालिएगा, तो यहां देखिए, ये जो 2 गो दांत है यहां 2 लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये जो 1 है यहां 1 लिखिए। फिर इसके बाद ये जो है 2 लिखिए। फिर इसके बाद 3 लिखिए और नीचे भी लिखिए 2, 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है कि 2 इधर के दांत, 2 इधर के दांत, ये 4 दांत जो है कृंतक है। 4 दांत क्या है, कृंतक। ये फॉर्मूला हो गया। 4 दांत क्या है, कृंतक है। और यहां के 1 दांत और इधर का 1 दांत, है ना, रत्नक है। फिर इसके बाद 2 ये जो दांत है, 2 इधर का और इधर का 2 दांत। रत्नक के बाद क्या होगा, अग्रचवर्णक है। इधर का 3 दांत, यहां के 3 दांत, है ना, ये चवर्णक है। तो ये दांतों का फॉर्मूला हो गया वयस्क व्यक्तियों में। अगर यही बच्चा की बात किया जाए, जिसे अस्थायी दांत का यदि बात किया जा रहा है, अस्थायी दांत का, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए। 2 हो जाएगा भाई साहब। सबसे पहले क्या लिखना है, 2 लिखना है। फिर 2 के बाद क्या लिखना है, 1 लिखना है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये प्री मोलर नहीं होता है, अग्रचवर्णक नहीं होता है, मतलब 0 हो गया। अग्रचवर्णक नहीं होता है मतलब क्या हो गया, 0। ये होता ही नहीं है छोटे बच्चों में। फिर इसके बाद ये जो 3 दांत है, इसमें से 3 नहीं होते हैं, केवल 2 दांत होते हैं, तो यहां 2 हो गया। अब नीचे में भी क्या लिखेंगे, 2102, 2102, है कि नहीं, बात समझ में आ गया। जैसे ये जो छोटे बच्चों का बात किया जाए तो यहां 4 कृंतक दांत होंगे। ये जो ऊपर के साइड में है 2 क्या होंगे, रत्नक दांत होंगे। लेकिन इसके बाद वाला ये जो दांत है अग्रचवर्णक, छोटे बच्चों में नहीं होते हैं। फिर इसके बाद के जो 3 दांत हैं, इसमें से 2 होते हैं, लास्ट वाला नहीं होता। ये लास्ट वाला जो दांत है ना, बहुत बाद में निकलता है। इसी को लोग बोलता है चौहू का दांत, अपने भाषा में लोग बोलते हैं चौहू का दांत, चाहे बोलते हैं अक्ल दांत, नाम सुना होगा लोग, अक्ल दांत। इसे मानते हैं लोग कि यह दांत यदि निकल गया मतलब अक्ल हो जाती है।
जिसका यह दांत निकलता है उसको अक्ल होता है, जिसका नहीं निकलता है नहीं होता है। ये लोग मानते हैं इसे। तो अक्ल दांत जो है इसी को बोलते हैं, लास्ट वाले को। तो छोटे बच्चों में यह नहीं निकलता है ना, वयस्क व्यक्तियों में निकलेगा। अब इसका भी आप काउंट करेंगे ना तो निकल जाएगा। यहाँ देखो, 2 1 3 और 2 5, नीचे भी 5, 10, ऊपर में 10 है, नीचे में भी 10, 20 होता है टोटल। और ये जो है वयस्क व्यक्तियों में कितना होगा, 32 दांत होगा। आप काउंट कर सकते हो। आपको एक एक दांत के बारे में आपको हम बता दिए, है ना। तो दांत के बारे में इतना जानकारी आप सब रखिएगा, दांत के बारे में ये सब जानकारी रखना है। बाकी अगर आप दांतों के बारे में ज्यादा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा जानकारी रखिएगा तो डेंटोलॉजिस्ट बोलेंगे। डेंटोलॉजिस्ट मतलब दांत विशेषज्ञ, है कि नहीं। दांतों का डॉक्टर है तो डेंटोलॉजी बोला जा सकता है, डेंटिस्ट भी बोल सकते हैं, डेंटिस्ट। अब देखिए इसके बाद, तो दांतों के बारे में हम लोग तो जान लिए। अब इसके बाद एक और बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जीभ के बारे में। किसके बारे में, जीभ के बारे में, है ना। जीभ के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। दांतों के बाद किसके बारे में जानकारी रखना है, जीभ के बारे में, है ना। ये जो है ना जीभ आप लोग का है, जो चाकू से भी तेज चलता है, चाकू से भी तेज चलता है। इतना तेज चाकू भी नहीं चलेगा जितना आप लोग का जीभ चलता है, फटर 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 चलता है ना इसे, है। तो आप देखिए ये जो जीभ है, जीभ एक मांसल संरचनाएं है, मांसल है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, मांसल संरचना है। इस पर छोटे छोटे ये जो है अंकुर होते हैं। क्या होते हैं ये, अंकुर होते हैं, छोटे छोटे छोटे, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाद कलिया। जीभ के बारे में आप लोग इतना बात ध्यान में रखना कि जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्वाद कलिया बोलते हैं। और यह स्वाद बताने का काम करता है। क्या बताएगा, यह स्वाद बताएगा। अब इसमें स्वाद जो है, इसमें ध्यान में रखिएगा, है ना। स्वाद जो है इसके लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो साइड वाला ये जो भाग होते हैं, इसे साइड वाला भाग, ये जो है साल्टी बताता है। साल्टी मतलब क्या, नमकीन बताएगा। और इधर वाला जो भाग होता है, दोनों साइड के किनारे वाला, ये जो है खट्टा बताता है ना, स्वर बताएगा ये। और इधर जो है ये वाला भाग स्वीट बतलाएगा, यानी मीठा का एहसास कराता है ये। और ये जो पीछे वाला भाग है ये करवा का एहसास कराता है ना, बिटर बोलता है इसको, करवा का एहसास कराता है। तो आप जब भोजन करते हैं ना, तो जीभ के जो अलग अलग भागों पर जो भोजन पहुंचता है उसी के अनुसार स्वाद भी मालूम चलता है। अगर भोजन मीठा है, वह यहां पहुंचेगा तो मालूम चलेगा। नमकीन है तो यहां से ही मालूम चल जाएगा। कड़वा है तो जीभ के पिछले साइड से उसका जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है जल्दबाजी में ही गर्म चाय को पी लेता है। ट्राई किए होंगे कभी, गर्म चाय, एकदम गर्म चाय है, एकदम जल्दी के चक्कर में पी लेता है। फिर ये जो स्वाद कलिया है ना, जल जाती है। अब उसके बाद कुछ 2-3 दिनों तक स्वाद ही नहीं मालूम चलता। फिर कोशिका विभाजन होता है, फिर उसमें स्वाद कलिया बनेगा, फिर मालूम चलता है। ऐसा होता है कि नहीं। नहीं तो कोई क्या करता है कि चीरा से जोर से धके खींच देता है, एकदम कस के जबरदस्ती खींच देगा। अब ये जो स्वाद कलिया है ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो फिर स्वाद नहीं मालूम चल पाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि स्वाद कलिया जो है ये जीभ के सभी भागों पर है, और ये अलग अलग भागों से अलग अलग स्वाद की पहचान कराती है। तो जीभ के बारे में भी ये बात ध्यान में रखना है आप सबको। तो दांत और जीभ के बारे में आपको बताया गया। इसके बाद क्या है, तो आप लोग जो है अब लार ग्रंथिया के बारे में, है ना, किसके बारे में, लार ग्रंथिया के बारे में ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। अब जब भोजन को करते हैं, तो भोजन करने के बाद आप दांतों से उसको तो खूब बढ़िया से चबाएंगे। चबाने के बाद जो लार ग्रंथियां है, वो उस भोजन को और अधिक मुलायम बनाने में, तुरने में या निगलने में सहयोग करती है। तो लार ग्रंथियां जो है 3 गो होती है। कौन कौन सा, यहाँ देख लो, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और इसके बाद क्या है, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3
जोड़ी लार ग्रंथियां है ना, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये जो पैरोटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि जो है ये कानों के साइड में होता है, कानों के साइड में, कान के ठीक सामने। कहा होगा? कानों के ठीक सामने। फिर इसके बाद ये जो सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि है, ये जो है गल्फर के साइड में, गल्फर, ये अंदर वाला जो गल्फर है ना ये। अच्छा, आपको डायग्राम में दिखाते हैं, है ना, आपको जो है डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए यहां डायग्राम से समझिए, एकदम कानों के साइड में जो होगा, ये कानों के जो साइड में होगा, ये कानों के साइड साइड में पैरोटिड ग्रंथि होगा, पैरोटिड। और ये जो गाल के साइड में, ये गाल है ना, ये गाल के जो साइड में है सब मैंडिबुलर। आज जो जीभ के नीचे होता है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे होता है। और सबसे ज्यादा जो है लार ग्रंथि, सबसे ज्यादा लार ग्रंथि जो है, कौन सा लार ग्रंथि है जो ज्यादा लार का स्राव करती है? तो ध्यान रखिएगा, सब मैंडिबुलर। लगभग कितना परसेंट? 70%। इससे 70% जो है लार बनते हैं। सबसे कम किससे बनता है? सबलिंगुअल से, जो जीभ के नीचे होते हैं, 5%। और पैरोटिड कितना होगा बता सकते हो? 25%। यानी कानों के अंदर की साइड में जो ग्रंथि है जिसका नाम पैरोटिड ग्रंथि है, जिससे लार बनता है, 25% बनता है। गालों के अंदर जो है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, यह 70% लार बनाता है। और जो जीभ के नीचे है यह 5% बनाता है। और लार जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है भोजन को पचाने के लिए। इससे जो एंजाइम निकलते हैं, है ना, एमाइलोज एंजाइम जो होता है, नाम क्या है? एमाइलोज एंजाइम। तो एमाइलोज एंजाइम जो है भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का काम, है ना, करेगा। ये भोजन को एकदम मुलायम बना देता है ये। तो एमाइलोज एंजाइम जो है यहाँ से भोजन पचाने का प्रक्रिया जो है अब स्टार्ट होता है। यहाँ से लार ग्रंथियां जो है भोजन पचाने में सहयोग करती है ये। तो अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक मुख गुहा के अंदर दांत हैं, और क्या है? जीभ है इसके अंदर, और क्या है? लार ग्रंथियां। ये तीन चीज है ना। इसके बाद इस मुख को बंद करने के लिए क्या है? क्या ये? अरे देखो ये है, खाली लिपस्टिक पर ध्यान देता है सब। है ये है क्या? ओष्ठ, या इसको आप होठ भी बोल सकते हैं। तो अब यहां तक जो है आपको बात जो है बता दिया गया। अब एक बार यहां फिर से आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये पाचन तंत्र के बारे में बताए थे कि आहार नाल, पाचक ग्रंथियां, पाचन क्रिया मिलकर आहार नाल पाचन तंत्र का निर्माण करेगी। इसका लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। इसके बाद आपको बताया गया मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। क्या क्या है बात इसमें देख लेते हैं। तो मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। यह ऊपरी और यहां होगा भाई साहब क्या? यहां देखो निचली, है ना, ऊपरी और क्या होगा? निचली। ठीक है, ऊपरी और निचली जबड़े से घिरा होता है। जो मुख गुहा है ऊपरी निचली जबड़ों से घिरा होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं। ये जो ओठ है ना, ये दूगो होता है बंद करने के लिए, जिसमें जीभ और दांत होते हैं। यानी इसके अंदर, मुंह के अंदर क्या होते हैं? जीभ और दांत होते हैं। जीभ पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। बताया था ना आपको, स्वाद कलियां कहते हैं इसको। इन्हीं स्वाद कलियों से भोजन का स्वाद का पता चलता है। अगर आगे की ओर है नमकीन बताएगा, बीच में है मीठा बताएगा, अंदर है कड़वा बताएगा, साइड में है तो खट्टा बताएगा। तो ये स्वाद का मालूम चलता है। जीभ भाषा और भोजन को उपयोगी बनाने में मदद करता है। जीभ है तो बोलने में सहयोग कर रहा है, आसानी से बोल पा रहा है, और भोजन का स्वाद भी यही बताएगा, है ना। जीभ आपका काट दिया जाए ना तो फिर नहीं बोल पाओगे। अब देखो, प्रत्येक दांतों के अंदर एक मज गुहा होता है। इसके ऊपर दंत स्थित या डेंटाइन, देखिए यहां, है ना, ऊपर डेंटाइन इनामेल की एक अगली कड़ी होती है
है ना। इनामेल के क्या होती है, अगली कड़ी होती है, जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। एक वयस्क व्यक्ति के मुख गुहा के कुल 32 दांत होते हैं। तो मुख गुहा के बारे में इतना बात आप लिख सकते हो या अपने भाषा में लिख सकते हो, जिसे आपको समझाया गया था कि मुख में जीभ होते हैं, दांत होते हैं, लार ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी। दांतों की संख्या कितना, वयस्क व्यक्ति है तो 32, छोटा बच्चा है तो 20। अपने जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, है ना। तो अब ये सब बात आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद यहां देखो कि और इसमें क्या है, इसके बाद देखो तो मुख गुहा के बारे में आपको बता दिया गया। ये दांत के 4 प्रकार है, ये भी आपको बता दिए हैं। इसके बाद यहां अब अलग टॉपिक क्या देखने वाले हैं हम लोग, दंत अस्थि क्षय एवं दंत पट्टिका। दंत अस्थि क्षय और दंत पट्टिका। तो दंत अस्थि क्षय का मतलब क्या हुआ, दंत अस्थि क्षय का मतलब क्या हुआ, दंत अस्थि मतलब एक तरह का ये हड्डी जैसा ही होता है, हालांकि हड्डी नहीं बोलते इसे। क्षय मतलब नुकसान हो जाना। तो दंत अस्थि क्षय कब होता है, दंत अस्थि क्षय कब होता है, जब आप शर्करा युक्त भोजन करते हैं, शर्करा युक्त यानी चीनी मीठा का सेवन ज्यादा करेंगे, या ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जिसमें शर्करा होता है यानी जिसका स्वाद मीठा लगता है। तो वैसे भोजन के सेवन करने से जो उसमें शर्करा होता है, जो शुगर होता है, दांतों में फंस जाते हैं। तो इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और वही बैक्टीरिया जो है दंत के ऊपरी हिस्सा को नुकसान पहुंचाता है, शर्करा से अभिक्रिया करेगा, अम्ल बनाएगा, और ये जो है दांतों को नष्ट करने का काम करता है, यानी दांतों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो मीठा भोजन करने के कारण ऐसा होता है। आप देख सकते हो या दंत अस्थि क्षय जो है, इसका मतलब क्या है, दांतों में कीड़ा लगना या सड़न होना, दांत का मतलब खराब होना, नष्ट होना, ये है ना। कारण क्या है, अधिक मीठा खाने से दांत नहीं साफ करने के कारण, मतलब क्या है, अधिक मीठा खा रहे हैं, दांत नहीं साफ करते हैं, तो बैक्टीरिया का जमाव हो जाएगा। जब बैक्टीरिया जमेगा तो बैक्टीरिया शर्करा को अम्ल में बदल देता है। जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जीवाणु एक ही बात है, वह शर्करा को अम्ल में बदल देगा, जिससे इसका ऊपरी परत जो एनामेल है या इनामेल बोल सकते हैं, वह घुलने लगती है और छेद बन जाती है। अब देखो डायग्राम में देखो, ये दिख रही है दांत जो है कैसे खराब हो गया, यहां देख सकते हो ये जो दांत है कैसे खराब हो गया, ये देखो। तो शर्करा युक्त भोजन जब करते हैं या फिर दांतों का सफाई नहीं करते हैं, तो इसके अंदर जो है बैक्टीरिया प्रवेश करेगा और दांत के ऊपरी हिस्सा को नष्ट कर देगा। और ऊपरी हिस्सा ही मजबूत है, जब नष्ट हो जाएगा तो दांत सड़न हो जाएगी, उसमें खराब होगा, ऊपरी हिस्सा गल जाएगी, तो है ना। तो इसलिए साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतना भी सफाई नहीं कर देना चाहिए कि इनामेल आप ही खत्म कर दो घिस करके है कि नहीं। अब दंत पट्टिका एक छोटा सा टॉपिक है। दंत पट्टिका एक चिपचिपी परत होती है जो दांतों पर जम जाती है ना। वही चीज है फिर से कि आप खाना वाना खाते हैं तो ऊपरी हिस्सा में जम जाती है दंत पट्टिका, है ना। ऐसा क्यों होता है, तो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है कि आप खाना वाना खाएंगे, साफ उफ नहीं करेंगे, या देखिए ब्रश करके साफ नहीं किया जाता है, तो ये जो है मसूड़ा, दांत, ये सब गड़बड़ होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो दंत पट्टिका में आप लोग इसे लिख सकते हो। चलो इसके बाद कौन सा टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां तक आपको बता दिया गया, यानी मुख के बारे में आपको बता दिया गया, है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो ग्रसनी के बारे में। मुख के बाद किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रसनी क्या होगा, आप देखिए ग्रसनी क्या होता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रसनी जो है इसके अंदर 2 छिद्र है, एक निगल द्वार, एक क्या है, निगल द्वार, और इसके बाद वाला जो है क्या है, कंठ द्वार। निगल द्वार और कौन सा है, कंठ द्वार। कंठ द्वार का काम क्या है, इसको स्वर यंत्र भी बोलते हैं, है ना। इससे वॉइस निकलेगा, आवाज निकलेगा। हम बोल रहे हैं किससे, तो कंठ से। तो कंठ द्वार का काम है आवाज निकालने का, और क्या, श्वसन प्रक्रिया में सहयोग। सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो जो गैसों का विनिमय होता है
वह किस रास्ते से होता है? कंठ द्वार से होता है। निगल द्वार जिससे भोजन जो है ग्रहण किए जाते हैं, भोजन इसी के द्वारा निगला जाएगा। तो भोजन जो है किस में जाएगा? निगल द्वार में। भोजन किस में जाएगा? निगल द्वार में। और इस दोनों का कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंठ छद का। क्या नाम है? कंठ छद। इसको एपिग्लोटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स, है ना। एपिग्लोटिक्स कंट्रोल करता है। जब आप भोजन करते हैं या खाना खाते हैं या फिर मान लो कि पानी पीते हैं, तो आपका मस्तिष्क जो है वहां कार्य करता है, एपिग्लोटिक्स को सूचना देता है ना। एपिग्लोटिक्स कंट्रोल करेगा। आप डायग्राम में देखिए इस बात को, है ना। यहां देखिए एपिग्लोटिक्स, ये दिख रहा है एपिग्लोटिक्स। ये जब आप खाना खाएंगे तो ये कंठ द्वार को बंद कर देता है, मस्तिष्क इसका सूचना देता है। फिर जब खाना खा मान लो कि निगल लिए, फिर इसके बाद हट जाएगा, ये मस्तिष्क को सूचना देता है। कभी कभार का होता है कोई इसी का ध्यान जो है भोजन पर नहीं रहता है, कहीं और रहता है, या फिर जल्दबाजी में पानी ओनी का सेवन कर लिया, पानी पी लिया या खाना खा लिया, ध्यान है नहीं। अब मस्तिष्क जो है यह नहीं समझ पाता है कि यह व्यक्ति खाना खा रहा है कि सांस ले रहा है। उस कंडीशन में भोजन जाना चाहिए कहां? भोजन कहां जाना चाहिए? निगल द्वार में। चला कहां जाता है? कंठ द्वार में। जैसे कंठ द्वार में जाता है, अंदर से जो गैस से धक्का देते हैं ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर धक्का देते हैं तो आदमी सरक जाता है, आदमी को सरक जाता है। आदमी नहीं सरक जाता, आदमी को सरक जाता है। फिर लोग बोलता है कि कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं करता, है ना। यहाँ साइंस रीजन है, साइंस रीजन है भाई साहब, साइंस कारण है ये, है ना। अब देखिए इसके बाद यहां समझिए, तो इसके बाद आपको बताया गया, है ना, किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में आपको बताया गया। यहां देख सकते हैं आप, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी द्वीप में 2 छिद्र होते हैं, यानी मुख गुहा का अगला भाग ग्रसनी में ही खुलता है। इसके 2 छिद्र हुए, कौन कौन सा? निगल द्वार है, कौन सा? यहां देखिए निगल द्वार, जो आहार नल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार जो है कहां खुलेगा? ग्रास नली में खुलेगा। ग्रास नली में भी बात करने वाले हम, है ना। कंठ द्वार का काम क्या है? जो श्वास नली में खुलता है, सांस लेगा सांस छोड़ेगा। कंठ द्वार के आगे एक पटी जैसी रचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। बताए थे ना, कंठ छद यानी एपिग्लोटिक्स। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पटी श्वास नली को ढक देता है, और जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। अब भोजन कीजिएगा तो एपिग्लोटिक्स श्वास नली को ढक देगा, यानी कंठ द्वार को ढक देगा, है ना। ये काम कौन करता है? एपिग्लोटिक्स। यानी यह एक तरह का एम्पायर है कि आप भोजन करोगे कि खाना खाओगे, भोजन खाना एक ही बात हो गया, मैंने भोजन करोगे कि सांस लोगे, इसका एम्पायरिंग करेगा एपिग्लोटिक्स। इस एम्पायरिंग को कंट्रोल करेगा यहाँ थर्ड एम्पायर, मस्तिष्क। इसलिए जब भी खाना खाओ धैर्य रखो, आराम से खाओ, थोड़ा दिमाग को शांत रखो, नहीं तो फिर सरकेगा तो कहोगे कि कोई याद कर रहा था, कोई याद नहीं करता, है ना। यहां देखिए, इसके बाद देखिए यहां डायग्राम, है ना। डायग्राम में आपको क्या बताया जा रहा है? तो यहां देखिए, यहां तक का कहानी खत्म कर दिए थे। यहां तक का कहानी जो है खत्म है कि मुख में भोजन कीजिए, और ये जो है निगल द्वार के रास्ते कहां पहुंचेगा? तो ये जो एक पथ है, पथ यानी एक रास्ता है जिसका नाम क्या है? ग्रास नली। ये ग्रास नली किससे जुड़ा है? तो ऊपर की ओर निगल द्वार से, और नीचे की ओर किससे? आमाशय से। किससे जुड़ा है? आमाशय से। तो यह एक पथ का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है, जिस रास्ते के माध्यम से, जिस पथ के माध्यम से भोजन निगल द्वार से होकर आमाशय तक पहुंचता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आमाशय के बारे में। किसके बारे में? आमाशय के बारे में। बाकी ग्रास नली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। ग्रास नली का लगभग लंबाई कितना? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लचीली होती है, मांसपेशीय नली है, इसमें कोई हड्डी उड्डी नहीं होता। और यह मुंह से भोजन को पेट तक पहुंचाती है। मुख से भोजन को कहां तक पहुंचाएगी? पेट तक। खाइएगा निगल द्वार, यहाँ निगल द्वार के बाद ये है ना, एकदम रीढ़ के हड्डी के सामने,
रीढ़ की हड्डी समझते हैं क्या, बैकबोन, उसके ठीक सामने ग्रास नली है ये। तो ग्रास नली जो है यहां देख लो, भोजन को कहां पहुंचाएगी, आमाशय तक पहुंचाएगी। लंबाई कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर, लचली होती है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होता है। यह गले और हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने स्थित होती है, बैकबोन के सामने। यह भोजन को चबाकर पेट में धकेलने का काम करती है। ये भोजन को नहीं चबाती है, ध्यान रखिएगा, मैंने चबा हुआ भोजन को, चबाया गया भोजन को पेट में धकेलने का काम करती है। पाचन प्रक्रिया में यह मुख्य मार्ग है। मार्ग यानी क्या होता है, रास्ता, है ना। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बात किसका है, अमाशय का। अमाशय का एक बार डायग्राम को सही से देखो आप सब, है ना। इस डायग्राम को देखो, ये अमाशय है, महाशय नहीं, अमाशय है, ध्यान से बोलो, है ना, अमाशय है ये। अब इस अमाशय का आकृति आप लोग देखे हैं, ध्यान से देखे, तो जब ध्यान से देखे तो उसका आकृति कैसा है, किसके समान है बताओ। तो आप बोलोगे कि सर जी आकृति जो है जे के जैसा था, जे के आकार। ध्यान रखिएगा, अमाशय का आकार कैसा होता है, जे के आकार में होता है। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, अमाशय का ऊपर वाला जो हिस्सा है, किससे जुड़ा है, ग्रास नली से। किससे, ग्रास नली से। और जो नीचे वाला हिस्सा, ये जो नीचे की ओर का जो हिस्सा है, किससे, तो छोटी आंत से। ध्यान रखिएगा, ये जो अमाशय होगा, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ग्रास नली से जुड़ा है, और नीचे वाला हिस्सा छोटी आंत से। छोटी आंत के किस भाग से, तो ग्रहणी से। ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। छोटी आंत के किस भाग से, ग्रहणी से। और ये जो अमाशय है, ई महाशय, अमाशय मतलब ई महाशय जठर रस निकालता है, यानी अमाशय से जठर रस का स्राव होता है। और अमाशय को छोटी पेट भी बोलते हैं, छोटा पेट है ये। इसमें भोजन 4 घंटे के आसपास रहता है। अमाशय में जितना जगह होता है उतना ही आप खाते हो। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा पेट ही नहीं है, इसके अंदर जो अमाशय है उसमें जितना खाली स्थान होगा उतना ही आप भोजन कर पाओगे ना। जब वो खाली होगा ना, भूख बड़ी तेज लगती है। तो अमाशय को छोटा पेट बोलते हैं। अमाशय में जठर रस का स्राव होता है, और ये जठर रस और एंजाइम मिलकर भोजन को पचाते हैं, है ना। इसको पाचक रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाचक रस। लेकिन कई एक बार आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जो है रिसेप्शन में, कहीं फंक्शन वंक्शन में गया, वहां मान लो चिकन चावल मटन वटन कुछ चल रहा है, अब उसका फेवरेट है, दबा के खा लिया भाई साहब, है। अब सोचा कि फ्री वाला अब चीज है, अब आइए गए हैं, न्योतो करना है, अब न्योता करना है तो सधाइए देते हैं, पूरा दबा के खा लेता है। जब दबा के खा लेता है तो पाचक रस जो है उस भोजन को नहीं पचा पाता है, फिर अपच हो जाती है। तो अंदर का पाचक जब नहीं पचाता है तो बाहर से पाचक खरीद के खाना पड़ता है। चलो एगो पाचक खाइए ले हम भी, इसका मतलब ना कि हम दबा के खाए हैं, खाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ, तो ये जो है इसके अंदर क्या है, पाचक रस का निर्माण होगा, यानी जठर रस एंजाइम मिल करके पाचक रस बनाएंगे, भोजन को पचाएंगे। इसमें भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। और ये जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है, और किससे, छोटी आंत से। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग, ध्यान रखिएगा। कार्डियक, जो ऊपर की ओर का भाग होता है कार्डियक, बीच वाला भाग है फुंडिक, और जो नीचे वाला भाग है पाइलोरिक, है ना। 3 भाग कौन कौन सा है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, 3 भाग। अमाशय के कितने भाग, 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। ऊपर वाला कार्डियक, नीचे वाला, उसके नीचे वाला फुंडिक, उसके नीचे वाला पाइलोरिक। भोजन किस में ठहरेगा, तो मध्य वाला भाग में, ऊपर वाला भाग में नहीं, नीचे वाला भाग में भी नहीं, फुंडिक में। किस में, फुंडिक में भोजन रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ लेना है। तो यहां देखिए,
ये अमाशय है, जे के आकार में है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। अब इसमें आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि अमाशय पाचन तंत्र का एक मुख्य पेशीय खोखला और जे आकार का अंग है। किस आकार का है ये? जे आकार का है ना, जो पेड़ के ऊपरी मध्य भाग में स्थित होता है ना, पेड़ के ऊपरी बने पेड़ के अंदर ही है। यह ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। आपको बताया थे कि ग्रास नली छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में। इसका मुख्य काम भोजन को जमा करना, उसे जठर रस और एंजाइम के साथ मिलाकर पचाना और फिर उसे छोटी आंत में भेजना। बताओ, बात समझ में आ गई? अमाशय का आकार जे आकार का होगा, 3 भाग है। पहला कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। फुंडिक में भोजन रहता है, यानी इसमें भोजन रहता है, ये पचाता है भोजन को, जठर रस बनाएगा, एंजाइम की सहायता से भोजन को पचाएगा, फिर जो नहीं पच रहा है फिर आगे की ओर भेज दिया। किस में? छोटी आंत में। कहा कि भाई अब तुम्हारा काम आ गया, सब काम हम अकेले थोड़ी ना करेंगे, तुम्हारा भी काम है, तू अपना भी काम करो। तो अब इस तरह से इसमें कहानी है। और इसके 3 भाग का भी नाम यहाँ लिखा गया है कि अमाशय के प्रमुख भाग कार्डियक, फुंडिक, जठर निर्गमीय का मतलब होता है पाइलोरिक, इंग्लिश वर्ड है पाइलोरिक, देख लो। तो ये ऊपरी भाग है जो ग्रास नली से जुड़ा होता है, ये मध्य भाग है जहां भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है, ठहराव होता है, निचला भाग जो छोटी आंत में खुलता है। चलिए इसके बाद अब क्या है यह डायग्राम देखिए। अब इसके बाद यह जो डायग्राम है, भाई साहब डरिएगा मत, ये डायग्राम देख के मत डरिए, अंदर ऐसा ही सिस्टम है ये। अगर ऐसा सिस्टम अंदर नहीं होता, ये कुंडलित नहीं होता, घुचरियाल नहीं होता, तो फिर आपको अलग से एगो बाकस या पेटी में इसको लेके घूमना पड़ता है ना, जहां बैठते वहां साइड में रख देते। क्या है? तो छोटी आंत है हमारा। भगवान ने सिस्टम में सब चीज को रखा है, सब चीज इसी में है ना डाल दिया है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है ये। अगर ये बाहर होता तो बताओ, इसके लिए एक अलग बाकस लेके चलना पड़ता। अभी तो मोबाइल लेके चलते हैं ना, इसके लिए भी एगो बनाना पड़ता। तो यहां देखिए, ये जो भाग दिख रहा है इसमें, ये है धामिन, है ना धामिन नहीं है ये जो भाग है ये है बड़ी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। और ये जो इसके अंदर में दिख रहा है, ये ढेर सारा सांप जैसा आकृति आपको जो दिख रहा है, ये है छोटी आंत। ये क्या है? छोटी आंत। ऊपर वाला बड़ी आंत है और इसके अंदर में जो है छोटी आंत है। यही छोटी आंत जो है यहाँ साइड से, यहां से माने उस साइड से जुड़ा होता है, किससे? अमाशय से। तो ये जो छोटी आंत है इसका लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होता है। आहार नाल में सबसे बड़ा भाग जो है वह किसका है? छोटी आंत का। कितना? 6 से 7 मीटर का होता है। और भोजन का पाचन का जो संपूर्ण प्रक्रिया, पूर्ण प्रक्रिया, वह छोटी आंत में हो जाता है। ये भोजन को पचाएगा। अगर यहां पाचन नहीं हो पाया तो फिर पाचन नहीं हो पाएगा, फिर पाचक रस खाते रह जाइएगा, पाचक खाते रह जाइएगा, भोजन नहीं पचेगा। तो भोजन पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है छोटी आंत का ही है। इसका लंबाई इतना ज्यादा है, इसमें भोजन धीरे 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 इसमें खिसकता है, ये है ना, ये ऐसे 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 ऐसे। तो ये भोजन इसमें खिसकता है। तो भोजन इसमें पाचन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, है ना, इस सब का पाचन हो जाता है। इसमें भोजन को ये पचित कर लेता है, पचा लेता है। इसके भी 3 भाग है। कौन कौन सा? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इसके 3 भाग है। ग्रहणी के भी कितने भाग? 3 भाग। सॉरी, छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अमाशय के भी 3 भाग, छोटी आंत के भी 3 भाग। छोटी आंत की लंबाई कितना है? 6 से 7 मीटर, है ना। ये भोजन को क्या करता है? पचाता है। और ये भोजन को पचाएगा। अगर ये नहीं पचाएगा तो फिर इसके बाद भोजन नहीं पचेगा। चलिए यहां देखिए क्या है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे प्रमुख हिस्सा।
जो लगभग 3 से यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 3 से 5 नहीं, 6 से कितना होगा 7, तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य पेट से आए अर्ध तरल भोजन से पोषक तत्व, बोले थे ना पोषक तत्व, जो शारीरिक विकास के लिए काफी आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज को पाचन और उन्हें अवशोषित कर रक्त प्रवाह में पहुंचाता है। यानी सबको अवशोषित कर लेता है भोजन से, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, उसको अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद उसको ब्लड में पहुंचाने का भी काम करता है ये। यह पित्त और अग्नाशयी रस के साथ मिलकर काम करती है। यानी यह पित्ताशय और अग्नाशय के साथ मिलकर काम करता है। चलिए इसके बाद भी देखते हैं, इसके बाद है ना। आप देखिए यहाँ क्या, ये देखें क्या, इसका नाम है लीवर। इसी को हम लोग बोलते हैं कलेजा, लीवर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, क्या बोलते हैं, कलेजा। और क्या नाम है, यकृत। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, है ना। इसका वजन लगभग 1.5 से 1.8 केजी के आसपास होता है ना, इतना केजी के आसपास इसका वजन होता है। ये भोजन से विषाक्त पदार्थ, है ना, विषाक्त पदार्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीत रस, उसका अवशोषित कर लेता है। पीत रस को अवशोषित कर लेगा, भोजन से खींच लेता है ये, है ना। याद देखिए, यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह मुख्य रूप से पेट के ऊपरी दाहिनी हिस्से में है ना, पेट के वक्ष गुहा में, ये पेट के ऊपर स्थित होता है। यकृत एक अंग है जो पसलियों के ठीक नीचे पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका वजन 4 पाउंड यानी लगभग 1.8 किलोग्राम तक हो सकता है ना। इसका कार्य क्या है, तो पीत रस का स्त्राव करना, है ना, और उसको पित्ताशय में भेजना। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है अग्नाशय। क्या इसके बाद, अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो अग्नाशय है, ये देखो आकृति, ये जो है, ये वाला, ये क्या है, ये है अमाशय। ये क्या है, अमाशय। इस अमाशय से ही यहां देखो एक जुड़ी हुई संरचना दिख रही है, ये इसी का नाम है अग्नाशय, इसका नाम है अग्नाशय। और यहीं से एक निकली है ये पित्ताशय, यहीं पर यकृत भी जुड़ा होता है साइड में। तो यहां देखिए, जो ये अग्नाशय है, इससे इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। किस हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है, और यह बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। यानी डायबिटीज का नाम सुने होंगे, मधुमेह, चिनिया रोग या शुगर बीमारी का नाम सुने होंगे, तो इसका कंट्रोल किससे होता है, इंसुलिन से। तो अग्नाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव करेगा, जो बॉडी में शुगर की मात्रा को बना के रखता है। अगर शुगर की मात्रा घटेगा बढ़ेगा तो फिर मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी, मधुमेह नामक बीमारी। अग्नाशय में ये सब बात ध्यान में रखिएगा कि अग्नाशय पेट के पीछे स्थित एक प्रमुख ग्रंथि और पाचक तंत्र का अंग है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलने, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हार्मोन इंसुलिन व पाचक एंजाइम बनाता है। देखो यह क्या बनाता है, ये इंसुलिन को बनाता है। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथियों का कार्य करता है। यानी ये बाहर की ओर भी इंसुलिन का उत्पादन करेगा, अंदर भी करेगा। तो यह दोनों साइड से इंसुलिन का, है ना, उत्पादन करता है। इसके बाद देखिए बड़ी आंत, लास्ट वाला जो भाग है, क्या नाम है, बड़ी आंत, लास्ट अंग है ये। इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए बड़ी आंत का काम क्या है, तो भोजन जो छोटी आंत में पच गया, उसके बाद जब आता है तो जल का अवशोषण तो वह नहीं कर पाता है। भोजन जो है तरल अवस्था में रहता है, गीला अवस्था में। अब उसमें से जल का अवशोषण कर ले, कौन करेगा, बड़ी आंत।
ये जल का क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, जल को उसमें से खींच लेता है। अब वह शुष्क अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में? शुष्क अवस्था में हो जाता है। यानी ये जब भोजन शुष्क अवस्था में हो जाएगा तो उसके बाद फिर अंतिम भाग जो है मल द्वार, उस रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं ध्यान में रखना है, बस ये बात आप लोग लिख लीजिएगा कि बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जो लगभग 1.5 मीटर यानी लगभग 5 फीट लंबी होता है। यह एक ट्यूब जैसी संरचना है। देखे थे संरचना कैसा था, ट्यूब जैसा, नलिका कार था, है ना। यह छोटी आंत के बाद भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है। पानी को क्या करेगा, खींच लेगा। पानी को खींचने के बाद जो शेष अपशिष्ट ठोस मल में बदलकर मलाशय में संग्रहित करती है, यानी उसको कहां भेज देता है, मलाशय में। यह आंत सीकम कोलन रेक्टम और एनल कैनाल से बनी होती है और फिर इसके बाद मल द्वार के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप खाना खाते हैं, मुख में, निगल द्वार में जाएगा, फिर ग्रस नली में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मल द्वार से होकर के बाहर निकल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर इसके बाद जो हम वीडियो लाने वाले हैं उसमें VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी से वंचित न रहे। चलिए